नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज रुख कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल विमान सौदे पर सुरजेवाला ने कहा कि 60,000 करोड़ की सच्चाई सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल विमानों की खरीद में बिचौलियों और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने यह बात स्वीकार की है कि उसने भारत के साथ राफेल विमान डील में एक बिचौलियों को 1.1 मिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। गौरतलब है कि राफेल विमान की खेप भारत में आनी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच फ्रांस की एक वेबसाइट ने राफेल नाम से एक आर्टिकल छापे हैं। इसमें दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले जानकारी 2016 में फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए को हुई थी। एएफए ने जांच में पाया कि विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने एक बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर सहमति जताई है। हालांकि जिस कंपनी को पैसा दिया गया है उसके दलाल एक अन्य हथियार सौदे में गड़बड़ी के आरोपी हैं। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। यह हम नहीं कह रहे, यह फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राफेल को लेकर बवाल मचा हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से फ्रांस की एक वेबसाइट ने ये सनसनीखेज दावा किया है, उसके बाद से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आपकी नजर में आपको क्या दिख रहा है? वाकई में इस रक्षा सौदे में किसी तरह का गड़बड़ झाला हुआ है? देखिए, किसी भी चीज की कोई जब तक तयशुदा प्रमाणिकता ना हो तब तक उस पर कोई इस तरीके का विचार देना या अपनी बात कह देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम अपनी जगह बहुत सही है। अगर छोटे बड़े मुद्दों पर नहीं घेरा तो वो विपक्ष किस चीज का। और ये अभी से मसला नहीं, 2016 से राफेल घोटाले का आरोप लगता आया है और इस बार जो एक वेबसाइट ने वहां दावा करा है, देखिए बाहर की वेबसाइट है और उसकी हम किसी बात को पुष्टि मान ले, ये भी सही नहीं है। इधर सरकार अपनी सफाई में ये कह रही है कि वो हमने और नए विमान मॉडल के लिए पैसा दिया था। तो जब तक किसी भी चीज की तयशुदा प्रमाणिकता ना मिल जाए तब तक हमें लगता है कि इस मामले को इस तरीके से लेना कहीं ना कहीं गलत होगा। चूंकि एक बहुत बड़ा मामला है और ये विश्वविख्यात इतनी बुरी तरह गूंज चुका है मामला कि भारत में राफेल आ रहा है, भारत में ये विमान आ रहे हैं, तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो सनसनी पिछले लगभग 5 सालों से फैली हुई है, ये उसके कहीं ना कहीं परिणाम जो है या उसके संबंधित बातें वो आती रहेंगी। और मुझे लगता है विपक्ष अपनी जगह सही काम करता है, अगर वो ना घेरे तो फिर वो ऐसा क्यों कहलाएगा, विपक्ष कैसे कहलाएगा। तो अभी किसी भी चीज को लेके हमें ऐसे बोलना या उसके बारे में कह देना कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दीबाजी और इस पर अतिशक्ति में लगाना चाहता हूं।
ठीक है, लेकिन रक्षा सौदों के मसले पर या रक्षा के से जुड़े किसी भी मसले पर राजनीति को आप जायज समझते हैं? और हमारे देश का तो ये दुर्भाग्य रहा है कि रक्षा से जुड़े हर मसले, हर मुद्दे पर यहाँ जबरदस्त तरीके से राजनीति होती रही है, जबकि कोशिश यही की जा रही है कि रक्षा से जुड़े किसी भी मसले पर राजनीति ना हो, यहाँ पर किसी तरह का घोटाला ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। देखिए, ये जो पैसे का जो घोटाला जो अकाउंट में बताया है और ये जो आप कह रहे हो, ये 50 बड़े मॉडल बनाने में ये सरकार कहती है कि हमने ये पैसा दिया है। दूसरी बात ये रही कि घोटाले करने के लिए और देश में पहली बार इस तरीके से 75 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो मुझे लगता है घोटाले करने के लिए, ऐसे एक मेरा विचार है कि घोटाले करने के लिए उसके बाद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो और कई चीजों से घोटाला कर सकता है, लेकिन रक्षा सौदे में घोटाला करना कोई भी सरकार, ये नहीं कि यहाँ बीजेपी सरकार है तो मैं उसके लिए कह रहा हूं, या कोई भी सरकार या पूर्व सरकार, तो मुझे नहीं लगता वो इस चीज को लेके घोटाला कर सकती है। हालांकि किसी भी चीज की कोई जो बात है, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना आदमी को इस बात के लिए लेके कहीं ना कहीं घेरती हैं। बात आपकी सही है, लेकिन जब तक किसी चीज को आप नहीं समझोगे, और मुझे ऐसा लगता है, हेलो जी आवाज आ रही है, बताइए योगेश जी। हाँ, अच्छा, मुझे आवाज बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जब तक किसी चीज को आप नहीं समझोगे उस तरीके को उसको बता देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है घातक होता है लोकतंत्र के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी भी चीज की किसी जांच पड़ताल के बाद कोई बात सामने ना आए, तब तक थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगा फिर एक बार थोड़ी सी जल्दबाजी है। एक बात और है, थोड़ा लीक से हटकर मैं ये बात करना चाहती हूँ सर। कोशिश ये हो रही है कि हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसे में सरकार को कितना सहयोग चाहिए, चाहे वो विपक्ष का हो या देश की जनता का हो? और जब सहयोग की अपेक्षा रखी जाती है और फिर बीच में इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, तो आप इस अभियान को कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं रक्षा के क्षेत्र में, क्या इसे ठेस पहुंचता हुआ देखते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज भारत पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आक्रामक और आकर्षक नीति के तहत पहचाना गया है। जितना हमारा विदेशों में सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया में, इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मौजूदा केंद्र सरकार इस बात को बखूबी निभा भी रही है और अपनी कार्यशैली को जो है हर रोज पहना करती है और चीजों को करती है। आज ये देखिए, अगर हम बात करें कोरोना की दवाई को लेके, तो विश्वविख्यात हमें इसकी प्रशंसा मिल रही है। तमाम देशों ने हमारे इसके लिए प्रशंसा करी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जितने भी हमारे जो कार्य रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ और हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन नाम रोशन हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें बीच बीच में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस अभियान को ठेस जरूर पहुंच रही है, ये स्वीकारना होगा योगेश जी। अब यहाँ पर बात ये है कि फ्रांस की जो खुफिया एजेंसी है, या यूं कहे भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है, AFA, उसने ये बात कही है कि दसॉल्ट ने एक बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर सहमति जताई है, यानी कि AFA के द्वारा ये पुष्टि की गई है। तो क्या सरकार इसमें अभी फंसती हुई नजर आ रही है, या सरकार को अब अपने लिए कोई ना कोई यहाँ पर सबूत पेश करना होगा अपने बचाव में? देखिए, डिफेंस जो है, जो बचाव है, वो तो आदमी को करना चाहिए। और जब किसी पे आरोप लगेगा, चाहे वो सरकार पे हो, चाहे व्यक्ति पे हो, चाहे किसी पार्टी पे हो, चाहे किसी दल पे हो, चाहे किसी संगठन पे हो, वो अपना बचाव तो करेगा ही। तो निश्चित तौर पे जो इतना बड़ा, ये अब से नहीं, ये तो आज एक बार मुद्दा फिर गरमाया क्योंकि एक विदेशी मीडिया ने इसको छाप दिया, तो फिर हमारे देश में माहौल गर्म हो गया। लेकिन वो अपना बचाव तो करेगा ही, जो उस पर आरोप लगेंगे वो बताएगा, क्योंकि उन्होंने बताया वो पैसा उन्होंने 50 नए मोटर के लिए दिया था। तो आरोप लगना एक अलग बात है और आरोप सिद्ध होना एक अलग बात। बिल्कुल, आरोप लगना एक बात है और अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद ये बहस का विषय जरूर बनता है। एक बात ये भी है कि कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस पर सवाल उठाए गए थे। उसके अलावा जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तब भी सवाल उठाए गए थे कि वीडियो जारी कीजिए, हम कैसे मान लें कि एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद जब ये सौदा हुआ था, राफेल का सौदा हुआ था, तब भी सवाल उठाए गए थे। तब से लेकर ये मसला चलता ही आ रहा है। तो क्या माना जाए, अभी विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई तर्क नजर नहीं आता। देखिए पल्लवी, ये बात आपकी सही है कि विरोध करना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे पे विरोध करें तो वो भी एक मजबूत विपक्ष का काम नहीं है। इसका मतलब विपक्ष के पास कोई बहुत अच्छा मुद्दा नहीं है जिसको वो भुना पाए। तो मेरी निगाह में हर चीज पे विरोध करना, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामले पर विरोध करना, या अन्य बातों में, ये जो तमाम ऐसी बातें हुई हैं जो देश हित की हों, और उसमें आप विपक्ष का काम ना करते हुए एक तरीके से ऐसा लगता है कि आप एक गद्दारों की तरह काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है
हर चीज पे एक तरीके से सवालिया निशान खड़े कर देना वो गलत है। ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं। एक विपक्ष का काम हर चीज पे आरोप लगाना, उसकी जांच पड़ताल या उस सब चीज विषय में बात करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर बात को एक मुद्दा बना के जिस बात का कोई सर पैर ना हो उसका भी आप बनाया जाए। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं AN। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। 100 करोड़ की वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, वैसे ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। फैसला आते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी उनकी पैरवी करेंगे। वहीं अनिल देशमुख भी कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ है जब महाराष्ट्र सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और 15 दिन के अंदर एफआईआर लिखी जा सकती है। ऐसे में अगर बतौर गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम एफआईआर में आता है तो सरकार की और भी ज्यादा फजीहत होगी। आपको बता दें कि 100 करोड़ वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वसूली के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। फैसला आते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी उद्धव सरकार। वहीं जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे। वहीं अनिल देशमुख भी कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे। योगेश सोनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जो पिछली बार इस मसले पर आपकी और मेरी बात हुई थी तब यही हो रहा था कि बड़ी जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया अनिल देशमुख का और नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नई जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रही है। अब सवाल ये है कि जब परमवीर ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो वहां से उन्हें फटकार लगी थी और ये कहा गया था कि आप हाई कोर्ट जाइए क्योंकि मसला वहीं जाएगा। अब जब ये सरकार कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, उन्हें कहां से उम्मीद नजर आ रही है कि उन्हें राहत मिल जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मसला है और महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात में कोई दोहराई नहीं, एक बड़ा भूचाल आ गया। और जब इस तरीके की कोई अंत्यवैधिक घटना होती है और ये एक श्रृंखलाबद्ध काम है, जब हमने पहले भी काम किया था, तो जब इस कहते हैं ना हमाम में सब नंगे वाली बात हो जाती है, तो वही वाली बात है कि इस चेन से सब लोग जुड़े होंगे। और जब कोई भी इतना बड़ी कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर 1, 2 या 4, 5 लोगों तक सीमित नहीं होता, ये एक श्रृंखलाबद्ध काम होता है। और इसकी सच्चाई जो है निश्चित तौर पर जब इतने बड़े स्तर पर ये वाली घटना घटी और आरोप लगा तो उस देखिए इस्तीफा देना एक नैतिकता के आधार पर अपने आप को ये एक प्रूव करने वाली बात है कि मुझ पर आरोप लगा, मैंने एक अपने उस वजह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन
जब कई बार इस्तीफा ऐसे भी दे दिया जाता है तो आज के युग में कोई अपनी सीट इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो इसके कई तरीके के एंगल हैं, कई तरीके के मामले हैं समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे इसकी सीबीआई जांच के बाद और भी चीजें और सामने आ सकती हैं, उसके बाद इसको निर्णायक स्थिति में देखा जा पाएगा। लेकिन कोशिश तो यही रहेगी सरकार की कि सीबीआई अपनी जांच शुरू ना कर पाए, तभी शायद वो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले चुके हैं। नहीं देखिए, इस ऐसे मामलों में सीबीआई जांच के बिना तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ये जो पुलिस है इनका काम नहीं होता है। इतने बड़े मामले पे तो आपको सीबीआई जांच की ओर रुख करना ही पड़ेगा, सच्चाई समझने के लिए, जानने के लिए। एक आला अधिकारी ने इस तरीके का आरोप जब लगाया है और इतनी बड़ी बात जब सामने आई है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जांच पड़ताल होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है उसके बाद अब सबको नजर आ रहा है कि ये मसला काफी बड़ा था। उससे पहले तो लगातार सरकार के तमाम नुमाइंदे यही कह रहे थे कि बस आरोप ही तो लगाया है, उनके आरोपों का क्या है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, पत्र लिखना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब ये सच में समझ में आ रहा है कि ये मसला बड़ा है और उनके लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे अगर ऐसे मामलों की जांच नहीं होगी सीबीआई स्तर पे तो आने वाली जो नस्ल है राजनीति की या जो संबंधित और भी हैं तो उनको ऐसा करने का मौका मिल जाएगा। अगर आरोप लगाए तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी और इस तरीके का आरोप लगाया है किसी ने और जिसने अगर यदि झूठा आरोप लगाया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब आरोप लगा दिए तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी चीज या ऐसी बात सामने आनी चाहिए जिसको वो घटना से संबंधित हो। तो कई तरीके के मामले हैं, लेकिन सीबीआई जांच के बाद ही मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम किसी उस स्तर पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, अब इस समय हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी भी लाइव जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल यह है कि अनिल देशमुख का वाकई में हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या वाकई में उनमें इतनी नैतिकता आ गई है या फिर अब सीबीआई जांच का डर है? देखिए पल्लवी, मैं कहता हृदय परिवर्तन तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन आरोप लगा था। अगर नैतिकता थी, अगर नैतिकता का कोई पैमाना था तो उसी दिन रिजाइन करता, तो एक अच्छा मैसेज जाता कि भी ठीक है, उनको एलिकेट किया गया और वो दोषी नहीं है। और फिर उसके बाद में जब जांच एजेंसी निष्पक्ष साबित कर देती तो आप दोबारा से बन सकते थे। लेकिन जिस तरीके से लीपापोती गई, जिस तरीके से पूरी पार्टी बचाव में खड़ी हुई, तो वो संदेह के घेरे। और देखिए, इतना बड़ा अधिकारी जब एक आरोप लगाता है, एक पत्र लिखता है, तो कुछ न कुछ उसकी सच्चाई जरूर होती है। और वैसे भी आप देखेंगे पल्लवी, थाने लिखते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, थाने लिखते हैं, पोस्टिंग के पैसे लगते हैं। ये पहली बार देखने आया कि एक होम मिनिस्टर, एक गृह मंत्री, एक सरकार का मंत्री और एक टारगेट फिक्स कर देता है कि भी बाहर से इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं और फैक्ट्रियों से इतने पैसे, क्रिमिनल से इतने पैसे इकट्ठे। बिल्कुल सर, आपकी बात आप जारी रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले महाराष्ट्र की सियासत के बारे में हम बात कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी का रुख करना चाहूंगी। सर, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं और मैं एक और सवाल ऐड कर देती हूँ अपना। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, ये उद्धव सरकार की क्या मंशा दर्शा रहा है? क्या वाकई में डर लग रहा है कि सीबीआई जांच करेगी तो कुछ खुलकर बाहर आ जाएगा? देखिए, सीबीआई को जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि वो एक पिंजरे में बंद होता है, यानी जो भी सत्ताधारी दल रहे हैं उन्होंने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, ये किसी से छुपा नहीं है में है। तो सीबीआई की निष्पक्षता पर भी कहीं न कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। और उसी का है कि भी उस डर की वजह से कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में कोई जो भी रिट फाइल करेंगे या
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या न्याय के जा रहे हैं, ये कहना जल्दबाजी। देखिए जिस तरीके से वहां सरकार भी गिराने की कोशिश हुई, वो भी किसी से छुपा नहीं है कि भी एकदम से राज्यपाल से शपथ दिलवा देना और फिर वो सब प्लान चौपट हो जाना। और दूसरे स्टेटों का उदाहरण देखेंगे तो सत्ताधारी दल जिस तरह से विपक्ष की सरकारों को निशाना बनाता है, गिराने की कोशिश करता है, दल बदल कराता है, तो एक डर वहां भी है। देखिए महाराष्ट्र में एक सॉफ्ट टारगेट है, वहां पर जिस तरीके से सरकार चल रही है, शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, कि कोई भी एक धड़ा अगर अलग हो जाता है, टूट जाता है कुछ एमएलए, तो सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरने की सूरत में आप देखेंगे जो केंद्र में सरकार है वो महाराष्ट्र में सत्ता में आ सकती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, इसका प्रयास भी हुआ, वो सबके सामने है। तो एक डर शिवसेना को भी कहीं है कि भी ऐसा ना हो कि भी इस खेल के अंदर एक दूसरा खेला हो जाए कि सरकार ही चली जाए और पता लगा बीजेपी वहां सरकार बना ले। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जिन बीजेपी इंक्वायरी की मांग करती थी और केस करने की बात करती थी, भ्रष्टाचार की बात करती थी, वही एमएलए जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आज उनकी बात नहीं होती है, वहां भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है। तो ये तो कहा जाता है कि भी कौन सा गंगा है बीजेपी जिसमें कोई भी हो, दागी है बेदागी है, आएगा और पवित्र हो जाएगा। तो वो डर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी जो सत्तारूढ़ सर, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले इस सूरत में है कि वो अकेले बैठ के सरकार बना सकती है? शिवसेना का साथ तो चाहिए ही होगा। और क्या यही कारण है कि उद्धव अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं इस मसले पर, क्योंकि आने वाला वक्त का उन्हें भी अभी भरोसा नहीं? देखिए पल्लवी, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है तो ये तो विशुद्ध रूप से व्यवसाय है। इसमें 100 करोड़ के टारगेट फिक्स किए जाते हो, जहां कोई दुश्मन नहीं होता हो, भी एक विचारधारा को तिलांजलि देके विधायक छोड़ के चले जाएं, दूसरे दल को ज्वाइन कर लें, तो किस नैतिकता की बात होती है? नैतिकता है कहां पर? बिल्कुल। कल को अगर ऐसे चांस बनते हैं, जैसा आपने कहा कि बीजेपी अकेली सरकार नहीं, अगर बीजेपी अकेली सरकार बना सकती तो आज विपक्ष में नहीं बैठती, वो आज सरकार बना देती। लेकिन बहुत बड़ा गैप है, उन्हें किसी को साथ लेना होगा और जब कोई साथ मिल जाएगा, देखिए पीछे कोशिश हुई थी, आपने देखो एनसीपी को साथ लेने की, अभी पीछे भी एनसीपी शरद पवार की और जब अमित शाह की मीटिंग हुई और उसमें प्रश्न पूछा गया अमित शाह जी से, उन्होंने साफ कहा कि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई, सब चीजें सब कुछ नहीं बताया जाता। तो उस दिन भी कयास लगाए जा रहे कि भी महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है और बीजेपी सरकार बना सकती है। तो जहां इस तरह का सिनेरियो हो वहां न्यायालय की शरण में जाना, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। और कोर्ट है, न्याय में सबका विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका में सबका विश्वास होना चाहिए और ये अधिकार है कि भाई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इसमें कुछ उचित अनुचित ढूंढने का मैं समझता हूं कोई स्कोप उसके अंदर नहीं। सर, इस मसले की जांच मुंबई पुलिस नहीं कर सकती थी क्योंकि जांच प्रभावित करने की आशंका थी, और जैसा कि आपने भी कहा कि सीबीआई पर भी कोई अब दूध की धुली नहीं रही है, आरोप लगते रहे हैं सीबीआई पर और आपकी बात भी एकदम सही है, 100% सही है। तो फिर जांच करेगा कौन सर? अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सीबीआई ही जांच करेगी, तो किस तरीके से आप निष्पक्षता की उम्मीद रख सकते हैं? और अब निष्पक्षता की उम्मीद रखी किससे जाए? देखिए पल्लवी, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, क्यों मैं देखिए हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होते। हो सकती थी पुलिस इंक्वायरी अगर अनिल देशमुख पहले रिजाइन कर। पुलिस कैसे इंक्वायरी कर सकती है गृह मंत्री के खिलाफ, अपने गृह मंत्री के खिलाफ? तो मजबूरन कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो इसलिए फिर क्या बचता है? केंद्रीय एजेंसियां बचती हैं, सीबीआई है, आईबी है, जो एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी। और देखिए मैंने नहीं कहा कि भाई विश्वसनीयता नहीं, ये कोर्ट ने कहा था, ये कोर्ट की टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की कि भी सीबीआई पिंजड़े बंद होता है। लेकिन सभी केसों को ऐसा नहीं है कि भी टॉप टू बॉटम सभी भ्रष्ट होते हैं। कुछ अच्छा भी परिणाम एक्चुअल में सीबीआई जांच करती है तो सामने आते हैं। एक सच्चाई सामने लाना जांच एजेंसी का कर्तव्य है।
और मैं नहीं समझता हूं कि सीबीआई उसमें पूरी तरह फेल है। भले ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे, लेकिन ये कहना कि वो नाकाम एजेंसी है बिल्कुल गलत होगा। तो देखिए, यहाँ उम्मीद की जाती है कि भी सीबीआई इस मामले की तह तक जाएगी और सच्चाई को सामने उजागर करेगी, जिससे कि जनता का विश्वास जांच एजेंसी के प्रति और लोकतंत्र के प्रति और सरकारों के प्रति बहाल होगा और मजबूत होगा। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि इस मसले पर साजिश रची गई है। परमवीर सिंह ने जो कुछ भी लिखा वो बीजेपी के कहने पर ही लिखा। आप कोई संभावना देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें कुछ मिलीभगत हो सकती है? अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी ही चाह रही थी कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच होती है तो फंसता तो फिर बीजेपी को भी था, अगर वाकई में ऐसा कुछ किया होता। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर उसी समय होम मिनिस्टर रिजाइन कर देते और मुख्यमंत्री को बिल्कुल एक अधिकार था कि वो निष्पक्ष जांच के लिए एक आयोग का गठन करते, रिटायर्ड पुलिस अफसर या कोई भी रिटायर्ड जस्टिस वगैरह के उसमें, तो उसकी क्रेडिबिलिटी में सवाल नहीं उठते। अब देखिए, जब आप गृह मंत्री है तो आपके खिलाफ पुलिस जांच नहीं कर सकती तो मजबूर कोर्ट क्या करेगा? इसमें बीजेपी और उसको कांग्रेस को दूसरों को क्यों लेके आ रहे हैं? कोर्ट के सामने विकल्प क्या बचता है? कोर्ट खुद तो कोई एजेंसी अपने पास कोर्ट तो कोई रखता नहीं है जो उससे जांच कराए, तो वो सेंट्रल एजेंसी है। सीबीआई को उसने कहा सीबीआई होगी कि भी जांच करेगी। और देखिए, रहा परमवीर सिंह का, देखिए जब डील हो रही थी और जब रीइंस्टेट किया जा रहा था और आपको पता था कि भी इस तरह टारगेट दिए जा रहे हैं, तो यानी जब तक आप सत्ता के साथ थे या जब तक आप चीज थे, तब आपने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, आपको सेंटर को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी और वो सबूत हैं वो देने चाहिए थे। जब आपको पद से हटा दिया गया उसकी आप चिट्ठी लिखते हैं तो आप संदेह के घेरे में आते हैं। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन प्राइमा फेसी जो चीजें नजर आती, देखिए जांच करना जांच एजेंसियों का काम है, कौन गलत है कौन सही है फैसला देना कोर्ट का काम। हम लोग जो पब्लिक में एक मैसेज जाता है, हम उस मैसेज को कन्वे करते हैं। तो पब्लिक में जो मैसेज गया है परमवीर सिंह जी के बारे में भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है। वो कहते हैं तब क्यों चिट्ठी लिखी गई जब आपको पद से हटाया गया या ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल, अगर आपको ये पद पर रहते हुए करते तो मेरे ख्याल से उनकी एक बेटर छवि निकल कर आती और जो मैं समझता हूँ नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनमें भी एक भय व्याप्त होता कि भी हम ये जो कर रहे हैं, तो कोई भी अधिकारी एक्चुअल में हमारी कंप्लेंट कर सकता है। तो खुलेआम जो एक सरेआम जो हो रहा है वो शायद नहीं होता और लोगों को एक लेसन मिलता। और अभी भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और जो सबूत हैं उनको सामने लाएगी और जो भी दोषी है वो सामने आए और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा ना जाए। ये सभी उम्मीद कर रहे हैं कि निष्पक्षता से इस मसले की जांच हो। फिलहाल आरबी उपाध्याय जी, आपका शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद जिस तरीके की एक के बाद एक वहां सियासी घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम में आज का दिन सबसे ज्यादा अहम रहा क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या वाकई में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाती है या नहीं। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।